हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो 8 तारीख को आपका पेपर आने वाला है जेकेपी कांस्टेबल में टेली कम्युनिकेशन का, उसमें एक टॉपिक मेंशन किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम उस टॉपिक पे कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस। तो इसमें हमने बताना है कि इम्पीडेंस का यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले हम इम्पीडेंस के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इम्पीडेंस को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका वैल्यू होता है आर प्लस जे एक्स। जे एक्स इसमें आपका इमेजिनरी कंपोनेंट रहता है। अगर ये कंपोनेंट आपका ज़ीरो हो जाए तो आपका जो इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिट जो रेजिस्टेंस का होता है वो होता है ओम। सो दैट इज़ वाई इम्पीडेंस का यूनिट भी क्या रहने वाला है, ओम रहने वाला है। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़े से ऑप्शंस के बारे में भी बता दूं। इसमें वेबर जो आपका यूनिट होता है वो होता है आपका फ्लक्स का, और कूलम जो आपका यूनिट होता है वो होता है आपका चार्ज का। ओके, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीनर डायोड। तो जीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेशन हम इस्तेमाल करते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। जब भी हम किसी वोल्टेज का डिफरेंस लेते हैं, जैसे हमारे पास जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है, अगर वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से कम या फिर ज़्यादा हो तो वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है, जो उसमें डिफरेंस वैल्यू आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम देखेंगे, जैसे मान लो आपका जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो है आपका 10 वोल्ट, और जो रिसीविंग एंड पे वोल्टेज है जो हमारे घरों तक आ रहा है वो आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि वो होगा आपका 8 वोल्ट। तो इन दोनों अगर डिफरेंस हम लेंगे तो वो आएगा 2। तो यही जो 2 वोल्ट आपका डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करूं तो इसमें फ्यूज़ हमारे घरों में यूज़ होता है, ताकि जब इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होने लगे तो उसको ब्रेक करने के लिए फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जीनर डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एलिमेंट ऑफ सोल्डरिंग आयरन। तो हम सब लोग जानते हैं कि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमें कनेक्शंस करने होते हैं तो हम सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन को बनाने में कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी। तो बाकी ऑप्शंस के बारे में हम अगर बात करें, आपका जो टिन और लेड है ना, इससे आपका जो है वो सोल्डर की जो वायर होती है ना, सोल्डरिंग वायर, वो बनाई जाती हैं टिन और लेड के इस्तेमाल से। कॉपर हमारा इलेक्ट्रिकल वायर सिस्टम में यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, निक्रोम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। तो हमारा जो डीसी जनरेटर है वो हमारा वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर इन ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ को ट्रांसफ़र करता है। तो ये आपका ट्रांसफ़र करता है पावर को। जो बेसिक फार्मूला है पावर का वो होता है हमारा वोल्टेज इनटू करंट। तो वोल्टेज भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, करंट भी ट्रांसफॉर्म होगा फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो टोटल पावर है वो ट्रांसफ़र की जा रही है। और अगर फोर्थ ऑप्शन के बारे में बात करूं तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या रहती है, ओवरऑल कांस्टेंट रहती है। और जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हमारे जो इंडियन फ्रीक्वेंसी पे हमारे जो कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं 50 हर्ट्ज़ पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म इन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस रिपीटेडली इज। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिज्म का लॉस होता है उसे क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। ओके, कॉपर लॉस हमारे कॉपर वायर में होते हैं और फ्रीक्वेंसी लॉस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एडी करंट जो लॉसेस है वो आपके किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में छोटे छोटे करंट्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, जिस वजह से एडी करंट लॉसेस है जो वो प्रोड्यूस होते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस हमारा मेनली मैग्नेटिक मटेरियल से लिंक करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ वायरिंग इज प्रेफर्ड फॉर वर्कशॉप लाइटिंग। तो इस क्वेश्चन को आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सरफेस कंड्यूट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनामिक इंडक्शन इज यूज्ड इन। तो डायनामिक इंडक्शन हमने 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये किस में यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है आपके जनरेटर्स में। ओके, ये किस में यूज़ होता है, आपका जनरेटर्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, वॉट। जूल जो है आपका वो यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। और एम्पियर आपका यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। और वैसे ही वोल्ट आपका यूनिट है वोल्टेज का। मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना सा आप जवाब दे दीजिए कि आपका जो 1 HP होगा, 1 हॉर्स पावर जो होगा वो कितने वाट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसी चैनल पे हम आपको JKPSI के लिए भी तैयारी करवाएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर भी करें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जैसा कि पहले भी हमने आप लोगों को फ्री PDF की जो फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड करवाई थी। तो आने वाले वक्त में भी आपको जो फ्री PDF की फैसिलिटी है वो हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका वो है आपका ऑप्शन बी, वेबर। क्योंकि जो वेबर पर मीटर स्क्वायर है वो आपका फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। वोल्ट का यूनिट मैंने आपको पहले भी बता दिया। हर्ट्ज जो आपका यूनिट है वो है आपका फ्रीक्वेंसी का। किसका है, फ्रीक्वेंसी का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ सर्किट हैज़ ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। देखो हमारे 2 या 3 तरह के सर्किट्स होते हैं, जिसमें हमारा आता है पैरेलल सर्किट। इसमें आपके सारे के सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो पैरेलली कनेक्टेड किए जाते हैं।
जिस वजह से जब कभी भी करंट आपका ट्रांसफ़र होता है तो वो हर एक ब्रांच में डिवाइड हो जाता है और करंट का जो वैल्यू है वो सेम नहीं होता। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो नहीं होने वाला। बात करें ऑप्शन बी के बारे में, सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में आपके सारे के सारे कंपोनेंट जो है वो सीरीज कनेक्शन में रहते हैं, जिससे आप जो भी करंट यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे वही करंट हर एक कंपोनेंट के थ्रू फ्लो करेगा। सो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, सीरीज सर्किट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सीरीज सर्किट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, वो है आपका ऑप्शन ए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सीरीज सर्किट में कितने भी आप कंपोनेंट लगा लो, उसमें जो करंट आप फ्लो करवाएंगे वो थ्रू आउट द सर्किट, थ्रू आउट द कंपोनेंट, वो जो करंट है वो सेम रहने वाला है। तो यहीं पे अगर हम कंपोनेंट रजिस्टर ले ले, जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम इसका छोटा सा सिंबल बनाया है, तो हर एक रेजिस्टेंस में जो करंट है वो सेम ही फ्लो करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओम्स लॉ इज़ वैलिड फॉर। तो ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है? ये होता है आपके कंडक्टर्स के लिए। ये इंसुलेटर पे भी वैलिड नहीं होगा, सेमीकंडक्टर्स पे भी वैलिड नहीं होगा और नॉन ओमिक कंडक्टर्स में भी वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन पैरेलल सर्किट द वोल्टेज इज। देखो यहाँ पे मैंने पहले भी ये वाला डायग्राम आपको बना के दिखाया था, जिसमें 3 रेजिस्टेंस मैंने लगाए और फिर मैंने आपको बताया जब कभी भी आप इसमें करंट को फ्लो करवाएंगे तो वो हर एक ब्रांच में अलग अलग फ्लो करेगा। जैसे मान लो यहाँ I1 होगा, यहाँ I2 होगा और यहाँ पे I3 होगा। बट जो वोल्टेज होगा ना यहाँ पे हर एक कंपोनेंट में, वो सारा का सारा वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो रहा है इस करंट सोर्स की वजह से 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के आसपास भी रहेगा, इस रेजिस्टेंस के आसपास भी रहेगा और ये वाले रेजिस्टेंस के आसपास भी 10 वोल्ट ही हमें देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कि इसमें आपका हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होने वाला है वो क्या होने वाला है? वो सेम होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इस इंक्रीजेस विद। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो कंडक्टर में अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। अगर सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो इसमें जब भी आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है तो आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? घटता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो अगर वो रेजिस्टेंस के बारे में बात करता तो ऑप्शन होता आपका ए, ओम। बट यहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, ओम मीटर। तो बाकी ऑप्शंस को भी देख लें। यहाँ पे सीमेंस को ओम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेसिकली दोनों ऑप्शन जो है वो एक हैं। तो मोह जो आपका यूनिट होता है वो होता है आपका एडमिटेंस का। इसका होता है एडमिटेंस। इसको आप रेजिस्टेंस का उल्टा भी कह सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली जो राइट ऑप्शन था वो था आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रिक प्रेशर इज नोन एज। देखो लैंग्वेज थोड़ा सा अलग यूज़ किया गया है लेकिन क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, वोल्टेज। तो एनर्जी का यूनिट हम जानते हैं वो होता है जूल, इसका हमने पहले भी जिक्र किया था। और पावर का होता है वाट।
और साथ में मैंने आपसे पूछा था कि 1 HP जो होता है वो कितने वाट के बराबर होता है। तो इसका कमेंट अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्किट अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज। तो बहुत ही बेसिक फार्मूले के बेस पे ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। हम लोग जानते हैं जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, तो करंट की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 30 एम्पियर। तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज आ गया कितना, 60 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, 60 वोल्ट। द मेटल विच हैज़ अ ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको स्टार मार्क लगा लो, हो सकता है ये आने वाले एग्जाम में आपको पूछा जाए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, जिसमें चार्ज की वैल्यू है 1 कूलम और टाइम दे रखा है 2 सेकंड। और इसने पूछा है कि आपकी जो करंट की वैल्यू है इन ऑप्शंस में से कौन सी होगी। तो बेसिक फार्मूले में अगर हम देखेंगे तो करंट जो इक्वल होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे चार्ज कितना दे रखा है, 1 कूलम, टाइम है आपका 2 सेकंड्स। तो हमारा करंट यहाँ पे आ गया 1/2 एम्पियर। द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 1/2 एम्पियर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस वो न्यूमेरिकल एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस PDF में डाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ। तो जो इसका फ्रेम किस मटेरियल से बना होता है वो है आपका कास्ट आयरन, ठीक है। और जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसका जो कोर होगा ना ट्रांसफार्मर का, वो आपका बना होता है सिलिकॉन स्टील से। तो हो सकता है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एनी 2 फेज फॉर एन इंडक्शन मोटर आर इंटरचेंज्ड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर आप इंडक्शन मोटर के जो सप्लाई कनेक्शन में किसी भी 2 वायर्स को इंटरचेंज कर दे, 2 फेज को इंटरचेंज करेंगे, तो आपका जो मोटर का डायरेक्शन ऑलरेडी रोटेशन में जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा उसके रिवर्स डायरेक्शन में वो रोटेट करना शुरू कर देगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंडक्शन मोटर इज़। देखो ऑप्शन से आपको एक बात पता चल रही है कि ये सेल्फ स्टार्टिंग होती है। बस टॉर्क पे कमेंट करना है कि टॉर्क क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी। इसमें जो टॉर्क होता है वो बहुत ही कम होता है। देखो ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है, इतना डिटेल में आप लोग इस टाइम नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन जो एलिमिनेशन मेथड है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एट द रोटर स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मशीन इज़ नोन एज। देखो इसमें सबसे पहली जो चीज़ समझने वाली है वो है आपकी सिंक्रोनस स्पीड और दूसरा है रोटर स्पीड। सिंक्रोनस जो स्पीड है आपकी वो आपकी होती है इंडक्शन मोटर के स्टेटर में, और रोटर की स्पीड जो आपकी होती है वो रोटर की स्पीड को ही कहा जाता है। जिस स्पीड से भी रोटर घूम रहा है उसको आप रोटर स्पीड कहते हैं। तो अगर आप पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, स्लिप। तो यहाँ पे अब हम स्लिप के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। जो स्टेटर में स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड, उसको हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं NS के साथ, और रोटर की स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं NR के साथ।
तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं स्लिप। मान लो आपकी सिंक्रोनस जो स्पीड है वो है आपकी 1000 आरपीएम। आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट, और आपकी रोटर की स्पीड इससे हमेशा कम होगी, तो वो आप मान लो होगी आपकी 950 आरपीएम। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, स्लिप कहेंगे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के जो एमसीक्यूज है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो जेकेपीएसआई के लिए हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8491962536। आप इस नंबर पे पीडीएफ के नाम से मैसेज कर सकते हैं, और आज का जो पीडीएफ है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब खैर।